नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टेज। मेरे साथ दिल्ली से रोज की तरह जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत है आपका। और धन्यवाद। चर्चा में तो बिहार ही है। बिहार की चर्चा अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस एनडीए दोनों में नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में है। देखिए, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम लोगों ने चर्चा शुरू की और ये सबसे पहले बताया था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट का। और यह बात भी कही गई थी कि यह पहला संकेतक होगा, यह पहला सिग्नल होगा कि नीतीश कुमार का मन डगमगाया हुआ है। और 29 दिसंबर को ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। वे भाजपा के मुखर विरोधी, सख्त खिलाफ। तो ललन सिंह तो अब मौन है। और देखिए, दूसरा संकेतक पॉलिटिकल पंडितों की राय में अब मिला है। यह हम और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा तय हुई थी बिहार में। 13 जनवरी को उन्हें बेतिया आना था और इसके लिए व्यापक तैयारी चल रही थी। नरेंद्र मोदी की सभा के लिए कितनी बड़ी तैयारी होती है, किस तरीके से सुरक्षा इंतजामात किए जाते हैं, यह सभी को पता है। लेकिन अचानक से यह यात्रा रद्द हो गई। अब कहने वाले बीजेपी वाले कहते हैं कि 22 जनवरी तक, जब तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए, नरेंद्र मोदी व्यस्त है। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है। आज ही वे गुजरात गए हुए हैं, वाइब्रेंट गुजरात में। तो नरेंद्र मोदी बिहार क्यों नहीं आए? कई पॉलिटिकल पंडित इसे इस रूप में डिकोड कर रहे हैं। यदि वे आते 13 जनवरी को, भाषण देते, तो यह स्पष्ट हो जाता कि नीतीश कुमार को लेकर मन में क्या है। नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है या नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन यह तो रहस्य ही रह गया। अब प्रधानमंत्री कब आएंगे? वैसे भी बिहार में खरमास के दिनों में बहुत अच्छे काम, शुभ काम नहीं किए जाते हैं, नीतीश कुमार विशेष तौर पर मानते। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित इसे डिकोड कर रहे हैं कि ये बीजेपी के इंटरनल प्लान का, स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। क्योंकि जो बातें शुरू हुई हैं भीतर में नीतीश कुमार को लेकर, वह डील अभी फाइनल नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अभी स्थगित किया गया। जब डील फाइनल हो जाएगी, यस या नॉट, तो नरेंद्र मोदी आएंगे और फिर गरजेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। आप क्या मानते हैं अजीत जी, जो पॉलिटिकल पंडित बिहार के ऐसा मान रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार यात्राएं कर रहे हैं। जब से नए साल में उनका कार्यक्रम सब पहले से तय था और ये जी। कहा गया था, दिसंबर के आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया था कि प्रधानमंत्री नए साल में पहले दिन से अपनी राजनीतिक यात्राएं करेंगे, देश के उन तमाम राज्यों में जाएंगे जहां की लड़ाई जी। को बीजेपी महत्वपूर्ण मान रही है। और हम्म। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए। नया साल शुरू होते ही वो तमिलनाडु गए, केरल गए, लक्षद्वीप गए। और लक्षद्वीप को लेकर के अभी मालदीव के साथ जिस तरह का डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो सारा सारा देश, सारी दुनिया देख रही है। जी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भी कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहाँ उन्होंने त्रिची में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। फिर वो केरल में उन्होंने महिलाओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो ये सब जो है कार्यक्रम उनके चल रहे हैं लगातार। ये चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा थे, उनकी सभाएं हुई, उन्होंने जो सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, एक यूनिवर्सिटी में गए, वो सब सरकारी कार्यक्रम थे। इसके अलावा उनकी जी। रैलियां हुई, उनकी सभाएं हुई। फिर अब वो 3 दिन के लिए वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में गुजरात गए हुए हैं हिस्सा लेने। और इसी क्रम में पटना में बिहार जाने का उनका कार्यक्रम तय था, बेतिया का। तो जी। अब ये इस बात का तो कोई आधार नहीं है, ये एक कहने की बात है, एक जस्टिफाई करने का एक तरीका है कि भाई हर पार्टी, हर नेता कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेता है, कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता है। तो अब उस बहाने से कि 22 जनवरी तक प्रधानमंत्री व्यस्त हैं या किसी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं जहां से कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो या कोई नया राजनीतिक विवाद हो, या जी। राम मंदिर का जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी का, उससे ध्यान भटके। तो हम्म। ये एक लॉजिक अपनी जगह पर ठीक है। इसको लेकर के बीजेपी ने जिस तरह की जितनी बड़ी तैयारी की है, वो कंसंट्रेट करे अयोध्या पर, ये अच्छी बात है।
लेकिन प्रधानमंत्री अगर जाते और वहां भी सरकारी कार्यक्रम था उनका, जनसभा तो उसके बाद होनी थी रमना मैदान में बेतिया के, उसके जी। पहले तो उनके सरकारी कार्यक्रम थे। कई उन्होंने हम्म। वो गोरखपुर रेल मंडल को अलर्ट किया हुआ था, रेलवे के कई कार्यक्रम थे, आरओबी का उद्घाटन होना था, गैस पाइपलाइन की का कार्यक्रम होना था, तो कई कोई 6-6.5 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होने वाले थे। तो हम्म। वो कार्यक्रम तो सरकारी कार्यक्रम थे, ऐसे कार्यक्रम थे जो हो ही सकते थे, उसमें क्या दिक्कत होने वाली थी। जी लेकिन वो बिल्कुल। सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके जरिए इस कार्यक्रम, देखिए अब इसमें एक बात और जोड़ दें हम कि वो जी। कार्यक्रम प्लान क्यों किया गया था। जब हम्म। ये पता था कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो रही है और नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से ये संकेत दिया होगा कि जो कुछ भी करेंगे वो खरमास के बाद करेंगे, मतलब 14 तारीख हम्म। जो ये मलमास खत्म होगा मकर संक्रांति के बाद करेंगे, ये उन्होंने संकेत दे दिया था। और ऐसी बातचीत भी हम सब लोगों को भी ये सूचना मिली थी कि डिसीजन जो भी हुआ हो उस पर अमल शुरू होगा 14 जनवरी के बाद। इसके जी। बावजूद बीजेपी ने 13 जनवरी का कार्यक्रम क्यों रखा था? तो हम्म। कहीं न कहीं उसमें भी एक संकेत देना था, उसका भी एक रणनीतिक महत्व था कि 13 जनवरी का एक कार्यक्रम रखा गया और फिर उस कार्यक्रम की तैयारी में पूरी टीम लगी, पूरी प्रदेश भाजपा लगी, जिले के भाजपा के नेता लगे, संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मीटिंग्स की, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए, सारी तैयारियां हुई और फिर उसको स्मूथ तरीके से, पहले एक हुआ कि धनबाद का प्रोग्राम उनका कैंसिल होगा, उसी दिन उनको धनबाद भी जाना था 13 तारीख को। जी। धनबाद का कैंसिल हुआ, फिर बेतिया का भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो ये पहले तो कार्यक्रम रखना एक मकसद था, उससे भी एक मैसेज दिया गया जेडीयू को, निश्चित रूप से एक मैसेज था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अगर कुछ डिसीजन कहीं रुकी हुई है कोई बात तो उसको अभी तय कर लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि प्रधानमंत्री का आना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो महत्वपूर्ण है, उसकी व्याख्या होगी जी सबकी, बिल्कुल। अपने अपने तरह हम्म। से उसकी व्याख्या होगी। अगर हम्म। प्रधानमंत्री राज्य सरकार को अटैक करते, जनता दल यू को अटैक करते, जो महागठबंधन है उस गठबंधन को अटैक करते, नीतीश कुमार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाते, उनकी सेहत को लेकर के जो चीजें चल रही हैं वो इशू उठाते। देखिए जब राजनीति में दुश्मनी होती है तो कोई भी इशू उठाने में दिक्कत नहीं होती है। ये हम सब लोगों ने बिल्कुल। देखा है कि प्रधानमंत्री ने अपने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे वहां। तो हम्म। वो ये जब जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप कुछ भी कहते हैं। तो अगर अगर इस तरह की बातें करते, वो अटैक करते, तो इसका मतलब निकाल लिया जाता, ये मैसेज ड्रॉ कर लिया जाता कि अलायंस नहीं होने जा रहा है, तालमेल खत्म हो गया है। हम्म। अगर वो चुप रह जाते, कोई बयान नहीं देते सरकार के ऊपर, सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताते, अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते, बीजेपी की तारीफ में बातें कहते, जो कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या कर दिया, अनुच्छेद 370 से लेकर के और राम मंदिर तक, अगर इन सब चीजों पर ही फोकस करते या सिर्फ आरजेडी हम्म। को अटैक करते तो उसका मैसेज निकलता कि बातचीत हो रही है। तो हम सब जी। लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बेतिया के रमना मैदान में क्या बोलते हैं। उनका हम्म। जाना तो ठीक है, सरकारी कार्यक्रम है, जाएंगे, या चुनावी साल है तो चुनावी रैलियां भी होंगी। हम सब लोगों की नजर इस पर थी कि वो क्या बोलते हैं, ताकि उसको डिकोड करें, उससे कंक्लूजन पर पहुंचे, समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है उस अलायंस के भीतर, दोनों अलायंस के भीतर। तो जी बिल्कुल। पहले तो करना, उनका कार्यक्रम तय करना एक मैसेज था। हमको जहां तक मेरी समझ है, उस समझ में ये लग रहा है कि वो एक योजना के तहत रद्द करने के लिए ही वो कार्यक्रम तय हुआ था, कि ये ताकि कार्यक्रम आप जल्दी में जी, ताकि ताकि आप जल्दी जल्दी में फैसला तय करें, करें। तय करें। जी। अगर कहीं अटक रही है बात तो आप तय करें, आपको पता हो कि हमारी हमारी एक डेडलाइन है, उससे ज्यादा जी। बीजेपी वेट नहीं करेगी। तो हम्म। उसके लिए एक कार्यक्रम तय हुआ और उस तैयारियों में लगा करके, और फिर जब ये लगा कि अच्छा अभी जो पेंच है वो निकल सकता है और एक मैसेज जो हम देना चाह रहे थे वो मैसेज पहुंच गया है, तो फिर उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जी। तो ये इस रद्द होने का मतलब है कि अभी बातचीत बनी नहीं है तो बिगड़ी भी नहीं है। अगर अंतिम फैसला नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब फैसला नहीं हो सकता है या बातचीत कहीं टूट गई है, ऐसा नहीं है। ये इसका एक जो सीधा मतलब निकल रहा है प्रधानमंत्री का कि बेतिया की यात्रा रद्द होने का, वो ये है कि अभी बीजेपी और जेडीयू की बात चल रही है और बीजेपी इसको उम्मीद है कि जो उसकी शर्तें हैं या जो नीतीश कुमार की शर्तें होंगी उनके बीच का एक रास्ता निकल जाएगा और फिर एनडीए जो पहले की तरह का एनडीए है जिसमें नीतीश जी। कुमार रहते थे, हमेशा रहते थे, और ये वो उसी रूप में फिर वापस आ जाएगा। जो पुराना जी। एनडीए है वो बन जाएगा, वापस आ जाएगा। ये देखिए बीजेपी, हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, बीजेपी ज्यादा एंक्सस है इस बात को लेकर के, बीजेपी को ज्यादा चिंता है इस बात को लेकर के कि उसका अलायंस मजबूत हो और बिना किसी बिल्कुल। जोखिम, कोई रिस्क लेना नहीं जी। चाहती है बीजेपी, हम्म। सेफ प्ले करना चाहती है, एकदम सेफ प्ले। ये टाइम नहीं है जी। उनके रिस्क लेने का, रिस्क वो ले जो अभी सत्ता से बाहर है, वो रिस्क ले सकता है।
सत्ता में हैं और तीसरे टर्म के लिए जा रहे हैं, इतिहास बनाने वाले टर्म में जा रहे हैं। देश के हम्म, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई लगातार तीसरा चुनाव नहीं जीता है इस देश में, कोई प्रधानमंत्री, कोई पार्टी। बिल- तो बिल्कुल। वो उस इतिहास बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र हम्म, मोदी इस बार 24 के चुनाव में इतिहास बनाने के लिए उतरेंगे। तो कोई हम्म, रिस्क नहीं लेना है, जीरो रिस्क पर जाना है। बेशक अपना कुछ कंप्रोमाइज करना हो, अपना कुछ नुकसान भी हो तो उसको देख करके, और वो नो रिस्क का इसमें गेम प्ले करना है। तो इसी के लिए उन्होंने ये यात्रा रद्द कर दी कि अगर कहीं बात हो रही है तो उस बातचीत में कोई ऐसा ना लगे कि हम आउटरीच का, हम जा रहे हैं, सीमा क्रॉस कर रहे हैं। जी। जेडीयू को ये मैसेज नहीं हो, जेडीयू जेडीयू जो है या नीतीश कुमार इंटिमिडेट भी ना हो, ये भी ना लगे कि हम उनको हम्म, डरा रहे हैं। तो एक बिल्कुल। सीमा तक जहां तक दबाव देना है वहां तक दबाव दिया, फिर वहां तक जहां तक डोर ढीली छोड़ी। वो तो गुजरात पतंगबाजी वाला स्टेट है, और अभी आप देखेंगे 15 जनवरी को वहां मकर संक्रांति पर कितनी पतंगे उड़ाई जाती हैं। वहां देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी भी पतंग उड़ाते हैं और नरेंद्र मोदी हम्म, भी पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाना और ढील देना और फिर उसकी डोर खींच करके दूसरे की पतंग काटना, ये सब चीजें वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जी उनके खेल का बिल्कुल। हिस्सा रहा है, गुजरात की पतंगबाजी का ये हिस्सा है। तो एक ढील दी उन्होंने एक लेवल तक, फिर उसके बाद डोर खींची, टाइट की, फिर अब ढील दी है। अब देखिए इस ढील के बाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो सही है कि यदि बातचीत खत्म हो गई होती जेडीयू और बीजेपी में, तो नरेंद्र मोदी आ ही जाते और गरजते बरसते सब कुछ कर लेते। लेकिन उस स्थिति में वो जाना नहीं चाहते थे। हमें याद है जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में एंट्री हुई, एक नाथ शिंदे की सरकार में, उसके 3 दिन पहले ही उन्होंने अजीत पवार को लेकर और एनसीपी को लेकर क्या क्या कहा था। 70,000 करोड़ रुपयों के घोटाले की बात कही थी, सिंचाई घोटाला, फला घोटाला, फला घोटाला। लेकिन 3 दिनों के बाद उसी अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई थी वहां सरकार में। तो उस स्थिति से भी बचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की, पहले एक फाइनल डिसीजन हो जाए, क्योंकि पिछले बार तो बहुत ही फजियत हुई थी, बहुत ही तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आप क्या कह रहे थे और आपने क्या कर दिया। जी जी। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत एम्बैरेसिंग था बीजेपी के लिए। अभी तक बीजेपी को जवाब देना पड़ता है। अभी भी हम्म, अपोजिशन की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं या टेलीविजन डिबेट्स में जाते हैं, तो वो भाषण सुनाने लगते हैं कि ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हम्म, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, ये पार्टी, ये चाचा भतीजे की पार्टी है और ये चाचा भतीजा मिल करके प्रदेश को लूटते रहे। इस तरह की तमाम बातें हुई और इसके बाद हम्म, उनको शपथ कराई गई उप मुख्यमंत्री की, और प्रधानमंत्री बधाई भी, मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बधाई दे रही है, उनके साथ खड़े हैं देवेंद्र फडणवीस भी, और वो सब पूरी पार्टी खड़ी है साथ में। फिर वो दिल्ली आते हैं और अपनी मर्जी का मंत्रालय लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जी वैसी किसी शर्मिंदगी से बचने का एक तरीका ये है कि चुप रहिए, आप अभी वहां मत जाइए जहां चीजें फ्लूइड हैं, जहां चीजें अभी पक्की नहीं हुई हैं, तय नहीं हुई हैं। तो हम्म, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि तय हो जाती तो फिर आकर के उनको भाषण देने, अर्ली अटैक करना, वो फिर अगर तय हो जाता कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, तो जी। बीजेपी को ज्यादा एग्रेसिव होकर के बिहार में अपना कैंपेन करना होता है। और हम्म, देखिए जहां कमजोर होती है बीजेपी, वहां बहुत एग्रेसिव कैंपेन होता है, तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगते हैं, तमाम तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं, और वो जी। अभी जितने इशू हैं वो सब उठाए जाते हैं। कम्युनल हम्म, पोलराइजेशन की कोशिश होती, जो अस्मिता के मामले हैं, हिंदू अस्मिता के मुद्दे हैं, वो उठाए जाते, राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाए जाते। तो ये तमाम, और जो लाभार्थियों की योजनाएं हैं, वो सब जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर के, और एकदम बिग बैंग की तरह, जिसको कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, उस जी कारपेट बिल्कुल। बॉम्बिंग करनी थी बीजेपी को, और वो कारपेट हम्म, बॉम्बिंग की शुरुआत होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से। अभी आप देखिए पिछले कुछ समय से चीजें स्थगित हैं, एक तरह से ठहरी हुई हैं। एकदम एक समय ऐसा था कि अचानक बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ गए थे। अमित शाह गए थे, उन्होंने मुंगेर में जाकर के लगातार। था, उन्होंने भाषण दिए थे जाकर के, जेपी नड्डा की सभा हुई थी, और ये लगातार सभाएं हो रही थी। जी। ये वीर कुंवर सिंह से लेकर के और श्री बाबू के कार्यक्रम तक में बीजेपी के नेता पहुंच रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे। सारी तैयारी ऐसी लग रही थी कि अब अकेले चुनाव लड़ने के मोड में है। एकदम से सारी चीजें ठहर गई हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर रिवर्स गियर नहीं लगा है तो गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो गई है बीजेपी की। न्यूट्रल नहीं, में वो डाल, तो देखिए अजीत जी, वो तो बिल्कुल साफ साफ जो बीजेपी के नेताओं के टोन है और जो वे बोल रहे हैं, देखिए इस बात की तो पक्की खबर है कि बीजेपी के नेताओं को साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप सरकार पर अटैक कीजिए, नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत अटैक मत कीजिए। तो आप जितने बीजेपी के नेताओं का बयान देखेंगे, वह सरकार पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वे बस इतना ही कहते हैं कि जब आरजेडी के साथ होते हैं तो जंगलराज आ जाता है। नीतीश कुमार पर कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं हो रही है। बिल्कुल ये उसी का पार्ट है जो हमने कहा ना कि गाड़ी को इन जी। लोगों ने
रिवर्स में नहीं डाला है तो न्यूट्रल करके उसको छोड़ दिया है, न्यूट्रल करके गाड़ी को पार्किंग गियर में डाल करके गाड़ी को वहां रोक दिया गया है बीजेपी को। अब बड़े जी नेताओं के दौरे नहीं हो रहे हैं, कोई बड़े नेताओं के अटैक्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि स्टेट के भी नेताओं को कहा गया है कि नीतीश कुमार को आप निशाना मत बनाइए, उनके बारे में जी सकारात्मक नहीं बोलना है तो नकारात्मक भी नहीं बोलना है। ये सब इस बात का संकेत है, इन छोटे छोटे संकेतों से पता चलता है कि राजनीति आगे क्या होने वाली है। उसी में एक बड़ा संकेत प्रधानमंत्री का की रैली कैंसिल होने से मिली है कि बीजेपी अब फाइनल स्टेज में बात कर रही है। जी देखिए अभी भी बहुत बीजेपी को अगर करना होगा, अगर 14 जनवरी तक की डेडलाइन है, 14 हम्म, जनवरी बीतते ही 15 जनवरी से बीजेपी के जो जिन नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो बात कर लेंगे, फाइनल बातचीत कर लेंगे। हम्म, प्रधानमंत्री जरूर 22 तारीख तक व्यस्त हैं, उनका 22 तारीख को अयोध्या में जाने का कार्यक्रम है, उसके पहले भी एक बार कहा जा रहा है कि हो सकता है वो अयोध्या जाए, जो जिस जी दिन से संकल्प होना है और पूजा शुरू होनी है, 17 16 को तारीख शायद, को, 17 अगस्त को शायद, 16 हाँ या 16 17 या को। 17 को। जी जी हाँ, 17 को एक नगर भ्रमण था रामलला का, वो रद्द होकर दिया गया है, वो नहीं हो रहा है। 17 तारीख को रामलला का नगर भ्रमण यजमान के साथ करना था, तो वो अब नहीं हो जी रहा है। तो पता नहीं हम्म, वहां उसके पहले जाएंगे या नहीं, लेकिन 22 जनवरी का प्रोग्राम तय है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम है कि बीजेपी अभी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। आपने देखा होगा कि इसी वजह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत पर में आया बीजेपी था। ध्यान ही नहीं दे रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उस पर बिल्कुल जी ध्यान नहीं दे रही है, मतलब उस पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी कमेंट हम्म, करेंगे तो उस पर चर्चा होगी, फिर उसको भी दिखाना बिल्कुल पड़ेगा, मीडिया की मजबूरी होगी। हम्म, तो इस हम्म, वजह से ये जरूर है कि बीजेपी अभी ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। लेकिन ये जो बात है, अलायंस की जो बात है, सीट शेयरिंग की जी बात है, ये तो पर्दे के हम्म, पीछे होने वाली बात है। ये तो कोई ध्यान भटकाने वाली या इससे कोई बड़ा प्रधानमंत्री की सभा होती तो उससे जरूर ध्यान भटकता, लेकिन इससे नहीं होगा। और जब ये जी होगा, हम लोग पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उत्तर हम्म, प्रदेश में गठबंधन की सारी बातें रुकी हुई हैं और बिहार में भी गठबंधन की सारी बातें रुकी हुई हैं। किसी के साथ जी कोई बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है हम्म, और वो कारण ये सिर्फ एक है कि नीतीश कुमार के साथ क्या करना है ये तय नहीं हो रहा है। अगर जी नीतीश कुमार के साथ तय हो जाए कि क्या करना है तो उत्तर प्रदेश में भी अलायंस तय हो जाए। अभी हम आपको बताएं, पिछले हफ्ते ज्ञानेश्वर जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जितना अलायंस का पार्टनर है सबके नेता दिल्ली आए। जो दिल्ली में जी रहता है वो जाकर के अमित शाह से मिला, अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की और हम्म। वो उनकी भी चिंता यही थी कि भाई सीट बंटवारा कब तक होगा, कब तक अलायंस हम लोग तय करेंगे और हमारी क्या 2 ही। सहयोगी दलों पर आते हैं अजीत जी, लेकिन एक और डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे में। हमने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में है, और आपने कहा ही कि देखिए बीजेपी ने भी मतलब बॉम्बिंग रोक रखा है कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। देखिए तो केंद्र बिंदु में जब नीतीश कुमार है तो कल सीपीआई के बड़े नेता डी राजा पटना आए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर लालू यादव से भी मिले। नीतीश कुमार की नाराजगी समझ में आ ही रही है, कांग्रेस से नाराजगी है। डी राजा का कद इतना बड़ा है कि वे बात कर सकते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। आज भी जब वे मीडिया से मुखातिब हुए थे तो अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, और बिहार में अंग्रेजी कितनी लोग कितना समझते हैं यह भी आप जानते हैं। तो डी राजा का बिहार आना, लालू यादव से मिलना, नीतीश कुमार से मिलना, क्योंकि सीट शेयरिंग, जेडीयू ने कह दिया कांग्रेस से मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी 17 सीटें, 16 जीती हुई एक और सीट चाहिए। तो देखिए 16 17 17 16 ये फार्मूला निकल रहा है। कांग्रेस को 4 या 5, माले को 1 या 2, उसमें लेफ्ट पार्टियों के लिए मतलब सीपीआई और सीपीएम के लिए कोई जगह। डी राजा क्या संदेश लेकर आए होंगे? क्या कोई राहुल गांधी का भी संदेश लेकर, या इंडिया ब्लॉक में जो बिखराव दिख रहा है उसके बारे में उन्होंने नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की होगी? देखिए अब वही वो बात उसी की कंटिन्यूटी है, हम जो कह रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जी, नीतीश कुमार डिसीजन टाल रहे हैं और हुँ, इससे जो सभी पार्टियों में बेचैनी बढ़ रही है जी, और इंडिया ब्लॉक में ही नहीं, एनडीए के अंदर भी सभी पार्टियों में बेचैनी बढ़ रही है। हुँ, इंडिया ब्लॉक में बेचैनी इसलिए है क्योंकि जो पार्टियां शामिल हैं, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल, इन जी, इन पांचों पार्टियों को, जेडीयू को छोड़ दें तो जो ये 5 पार्टियां हैं, इनकी बड़ी उम्मीदें बिहार से हैं। हुँ, ये सारी पार्टियां ये मान के चल रही हैं कि बिहार में इस बार पहले से बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे हम लोग। जी, चूंकि पिछली बार तो पूरे अपोजिशन अलायंस को मिलाकर के सिर्फ एक सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी के हुँ, एक एमपी जीते किशनगंज से। तो जी, इस बार वो बहुत ज्यादा वो संख्या बढ़नी है और 40 में से 20 सीटें जीत सकते हैं, 22-25 भी जीत सकते हैं, ये उम्मीद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की है। और ये हुँ, उम्मीद तभी पूरी होगी जब नीतीश कुमार इस अलायंस में रहेंगे
या नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे। इन्हीं दो बिल्कुल। स्थितियों में कुछ उम्मीद पूरी हो सकती है। अकेले लड़ेंगे तब भी ये उम्मीदें नहीं पूरी होंगी। कुछ तब तो सीटें बीजेपी जरूर को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन इनको भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। जैसे आपने देखा ही था जी, 2004 में कुछ सीट, 4 सीट आरजेडी को मिल गई थी। तो जी। इनको भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन साथ में रहेंगे तब ये उम्मीदें पूरी हो जाएंगी कि 20 जीत जाए, हुँ, 22 जीत जाए, या उससे ज्यादा भी जीत जाए। तो इस बेचैनी में ये डी राजा के अच्छे संबंध हैं लेफ्ट के नेता, जैसे अपने आरजेडी के नेताओं से भी, कांग्रेस में भी, और नीतीश कुमार के यहाँ भी उनके अच्छे अच्छे संबंध है नीतीश कुमार से भी उनके। जी। सीताराम केसरी के भी हैं, लेकिन अब ये सीताराम केसरी का, सीताराम फिलहाल येचुरी येचुरी के की। घर है। तो हुँ, लेकिन येचुरी का वहां कुछ ज्यादा स्टेक पर नहीं है सीपीएम का बिहार में, इसलिए उनकी बजाय डी राजा गए। डी जी, राजा, अब एक चर्चा उन्होंने ये भी सुनी होगी कि सिर्फ एक सीट मिलनी है लेफ्ट को, तो वो हुँ, एक सीट अगर मिलनी है तब तो वो एमएल के खाते में चली जाएगी। तो बिल्कुल। सीपीआई को तो सीट तभी मिलेगी जब लेफ्ट के लिए कम से कम 2 सीटें छोड़ी जाए। जी, तो वो अपने उस ये बातचीत करने आए होंगे कि हमारी एक सीट, जो हम सब लोग जानते हैं कि बेगूसराय की सीट पर सीपीआई का अच्छा असर रहा है, शत्रुघ्न बाबू बड़े हुँ, नेता थे, कन्हैया कुमार लड़े थे, तो ये सब वहाँ एक मजबूत उस पार्टी का वहाँ असर है। तो अपनी जी, सीट की बात उनको करनी होगी कि कम से कम 2 हुँ, सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ी जाए, ताकि एक सीट सीपीआई को भी मिले। और दूसरी उनकी चिंता होगी कि आरजेडी जेडीयू में जो अभी तनातनी दिख रही है, कांग्रेस और जेडीयू में जो अभी तनाव और खींचतान दिख रहा है, वो सुलझ हुँ, जाए, और अलायंस जो जिस संकल्प के साथ अलायंस बना था कि बीजेपी से लड़ना है, वन ऑन वन इलेक्शन बनाना है, 1-to-1 इलेक्शन लड़ना है, वो स्थिति वापस से बहाल हो, और उस जो संकल्प था वो संकल्प न टूटे, कोई पार्टी उस संकल्प से पीछे न हटे। ये जी, मकसद बिल्कुल। भी होगा। पता नहीं वो कितना हुँ, कन्विंस कर पाए होंगे नीतीश कुमार को। हुँ, लालू यादव तो कन्विंस है, लालू यादव और कांग्रेस तो तैयार ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो समस्या है वो नीतीश कुमार की तरफ से है। तो एक तरफ नीतीश कुमार को उनका समझाना, बात करना, कोई मैसेज अगर उनके पास होगा राहुल गांधी की तरफ से, और ये कि आपको संयोजक बनाया जाएगा, या आप लड़ाई में चलिए, अगर हम लोग जीतेंगे तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पद के लिए आपके नाम पर विचार हो सकता है, इस तरह का भी कोई मैसेज अगर वो लेके आए होंगे तो वो मैसेज उन्होंने डिलीवर किया होगा। जी, लेकिन जी, जब चीजें मोशन में आ जाती हैं, जब चीजें एक सर्टेन डायरेक्शन में बढ़ने लगती हैं, तो इस तरह के प्रलोभन बहुत काम नहीं आते हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज लेके भी आए होंगे, तो वो मैसेज नीतीश कुमार का मन बदल देगा, इसकी संभावना हमको थोड़ी कम लगती है। वो मन नहीं ठीक है। बदल जाएगा। इस अगर कोई मैसेज लेके आए होंगे कि आपको संयोजक का पद ऑफर कर रहे हैं, तो ये जी, और इरिटेट करने वाली बात होगी, खींच पैदा करने वाली बात होगी कि आपसे संयोजक का पद लेने के लिए भी हमको ये टेंट्रम दिखाना पड़े कि हम छोड़ रहे हैं, या हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर उसका क्या बात है? इसका मतलब तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। ये बात, अगर कोई ऐसा ऑफर उन्होंने दिया होगा, तो वो उसको अच्छे से नहीं लिया होगा नीतीश कुमार ने। लेकिन वो नेता कटसी की बात होती है, एक दूसरे की बात करते हैं, तो वहां सामने आमने एक दूसरे को नहीं, उसकी बात काटी जाती है, बात सुन ली जाती है कि हम बाद में बताएंगे आपको। तो बाद में बताएंगे क्या बात हुई है उनसे। लेकिन अलायंस की गड़बड़ियों को, जो अलायंस में जो रफू जो फट गया है अलायंस का कपड़ा, जी, उसको एक हुँ। तरह से वो रफू करने आए थे डी राजा। कर पाए या नहीं कर पाए ये बाद में पता चलेगा, लेकिन वो इसी कोशिश के लिए आए थे बिहार। चलिए, तो दी राजा की बात हो गई। हम एक और बात करते हैं, नीतीश कुमार से अलग हटते हैं, लेकिन हम एनडीए की बात करते हैं और फिर से नीतीश कुमार आएँगे ही इस चर्चा में। देखिए, जो सहयोगी दल हैं एनडीए के पुराने वाले, चाहे वो पशुपति पारस हों, चिराग पासवान हों, पशुपति पारस तो चिराग पासवान को मानते ही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों। मैं इनमें से एक पार्टी के किसी शीर्ष नेता से कल बात कर रहा था और हमने बेचैनी देखी। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है, बूथ लेवल तक। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है नीतीश कुमार के चक्कर में नीतीश कुमार का क्या होगा, नहीं होगा। यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं। न तो कोई सहयोगी दल जानता है, न कोई बिहार प्रदेश भाजपा का नेता जानता है। सिर्फ 2 लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन इस ऊहापोह की स्थिति में हम सभी परेशान हो गए। हमारी सीटें बताई ही नहीं जा रही है। वे अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर सर्वे करा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? हमें तो पता ही नहीं है और कोई बात भी इधर के दिनों में नहीं हो रही है। तो वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, नहीं आ रहे मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना संकेतक ज़रूर है, यदि नीतीश कुमार आ भी जाते हैं, तो आप सबों को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबों का समायोजन भी यथावत
बना रहेगा। देखिए, यह बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नहीं कही है, लेकिन उन्हें इस बात के सिग्नल्स दिए गए हैं और जो दूसरे नेता हैं उनकी ओर से। तो ये सहयोगी दल बेचैन है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार आएंगे तो क्या समीकरण बनेगा, कहाँ खराब होगा, कहाँ अच्छा होगा, इस बात को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। जी जी। बिल्कुल वही बात है ना, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि अलायंस की बातचीत अगर रुकी हुई है तो वो सिर्फ नीतीश जी। कुमार की वजह से रुकी हुई है, हम्म। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। क्योंकि हम्म। आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर इंडिया के साथ रहते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ एंटी बीजेपी जी। फॉर्मेशन के साथ रहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में भी डिस्टर्ब करेंगे बीजेपी को। वो उत्तर जी। प्रदेश में भी जाकर के राजनीति करेंगे। फूलपुर से उनके खुद के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। तो हम्म। बनारस हो, फूलपुर हो, मिर्जापुर हो, बहराइच हो, गोंडा हो, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां जाकर के नीतीश कुमार अगर चले जाएं तो कुछ ना कुछ असर डाल सकते हैं। और जी। कहां कौन सा उम्मीदवार उनका कितना वोट ले लेगा और उससे किसको नुकसान या फायदा हो जाएगा, ये राजनीति में कोई नहीं कह सकता है। और बिल्कुल। इसकी एक मिसाल अभी कल मिली है ज्ञानेश्वर जी की, पूरे गुजरात में, राजस्थान में। पूरे राजस्थान में 11,940 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिल गया, पृथ्वीपाल सिंह को, और कांग्रेस 11,240 वोट से जीत गई। जिन्हें ये मंत्री बनाया गया बिना चुनाव जीते जिनको हुए, मंत्री बनाया वे था हार गए। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, वो चुनाव हार गए। जी। और रुपिंदर सिंह कुन्नर चुनाव जीत गए। पूरे हम्म। राजस्थान के चुनाव में अभी नवंबर में आम आदमी जी। पार्टी ने कांग्रेस को हरवाने के लिए चुनाव लड़ा। उसके कैंडिडेट जहां वोट काट रहे थे कांग्रेस का काट रहे थे, लेकिन एक हम्म। सीट पर ऐसा चुनाव हुआ जहां उसने बीजेपी का वोट काट लिया और कांग्रेस पार्टी जीत गई। ये इतना बड़ा झटका है वहां की नई सरकार के लिए। तो ये कोई नहीं बता सकता है कि जेडीयू का कैंडिडेट कहां खड़े होकर के 20-25 हजार 50 हजार वोट काट लेगा और बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा, ये आज कोई नहीं कह सकता है। तो अगर बिल्कुल। नीतीश कुमार अलायंस में नहीं जाते हैं बीजेपी के साथ, तो उत्तर हम्म। प्रदेश में वो राजनीति करेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो निश्चित रूप से कुछ वोट डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखिए वो झारखंड में करेंगे। झारखंड में भी करेंगे। झारखंड में तो हाँ। झारखंड में महतो का वोट जिस जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं नीतीश कुमार, उसका वोट तो 22-23% है वहां। और जी जी जी। एक समय जो बीजेपी की दूसरी सरकार बनी थी, वो बीजेपी के ही 6 बीजेपी की सरकार बनी थी, वो जेडीयू के 6 विधायकों की मदद से बनी थी। झारखंड में तो सरकार 6 हम्म। विधायक थे वहां जेडीयू के, जिसकी मदद से वहां सरकार बनी। तो जी वहां बिल्कुल। भी कर सकते हैं वो। वहां क्या, उत्तर प्रदेश में जमीन बनी हुई है। एक अपना दल जो हम्म। गुरमी सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी अपना दल, उसके दो धड़े हो गए हैं। एक का नेतृत्व हम्म। अनुप्रिया पटेल कर रही है जो केंद्र में मंत्री हैं, और दूसरे का नेतृत्व उनकी मां कर रही है कृष्णा पटेल, जो समाजवादी पार्टी के साथ है। जी और पिछली बार उनकी अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था डिप्टी सीएम को विधानसभा चुनाव में। जी तो जी जी। वहां अगर नीतीश कुमार जाते हैं प्रचार करने, वहां अगर वो चले जाते हैं अगेंस्ट में बीजेपी के, तो इन हम्म। सबको बल मिलेगा, इन सबकी ताकत बढ़ेगी। जो नॉन यादव ओबीसी वोट है उसको पोलराइज करने में मदद मिलेगा। तो हम्म। वहां भी अलायंस रुका हुआ है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल अभी पिछले हफ्ते आकर के अमित शाह से मिली। वो भी जी। प्रेशर बना रहे हैं लोग कि कुछ ज्यादा सीटें दीजिए, अगर नीतीश कुमार के की चुनौती है तो आपको कुर्मी उम्मीदवार ज्यादा देना चाहिए। हम्म। अभी वो ओम प्रकाश राजभर आकर के मिले जेपी नड्डा से दिल्ली पिछले ही हफ्ते। जी। और ये जो निषाद पार्टी के नेता हैं संजय निषाद, उन्होंने एक रैली रखी है 13 जनवरी को, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। तो ये अच्छा। जो जो सभी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो बेचैन है कि बीजेपी क्यों नहीं तालमेल की बात कर रही है। और हम्म। वही हाल बिहार की जो तीनों पार्टियां हैं, बल्कि 4 पार्टियां हैं अब तो, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे, लोक जी। जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब जी। ये पशुपति पारस के 5 के साथ 5 एमपी चले सांसद। गए थे और वो केंद्र में मंत्री हैं, तो वो चिराग हम्म। पासवान को नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस हम्म। दिन चिराग पासवान एनडीए के साथ गए, उनके अलायंस की बात हुई, आपको याद होगा जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया था और जेपी नड्डा ने कहा था कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्य धड़ा हमारे साथ आ गया। तो बिल्कुल। बीजेपी मुख्य धड़ा मान रही है चिराग पासवान को। हम्म। पशुपति पारस अपने को भले जो भी मानते रहे और उनको केंद्र में भले मंत्री बने रहे, बीजेपी चिराग पासवान को मान रही है मुख्य खेमा लोक नरेंद्र मोदी जनशक्ति ने पार्टी। कसीदे करे। उनको कसीदे कड़े, उनको गले लगाया उनको, तो ये जी। तो सबने देखा था। तो अब उन बिल्कुल। दोनों को अपनी 6 सीटों की चिंता है कि 6 सीटों का बंटवारा इन 2 खेमों में कैसे होगा। जी। जीतन राम मांझी गए हैं अभी जेडीयू से नीतीश कुमार को छोड़ करके, उनको अपनी सीट की चिंता है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ करके गए, अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी का उन्होंने एनडीए में अलायंस किया उसके साथ, उनको अपनी चिंता है। और जी फेंस बिल्कुल। पर बैठ करके, किनारे पर बैठ करके मुकेश सहनी देख रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। कोई बात हम्म। तय हो इन दोनों के बीच में, बीजेपी जेडीयू का जो अभी चल रहा है, वो चीजें तय हो तो फिर वो डिसाइड करें कि किधर जाएंगे। बीजेपी की सही तरफ बात। जैसे ही नीतीश कुमार उधर गए,
सबको पता है कि मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे। वो पिछली बार लड़ के देख चुके ना, कई सीटें उनको बहुत ज्यादा सीटें मिल गई थी, तब भी क्या हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उनको पता है जी, कि अगर जेडीयू बीजेपी एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो उस अलायंस में जितनी सीटें मिलेंगी उतनी जीत जाएंगे, अगर दो ही मिलेंगी तो दोनों जीत जाएंगे। सही बात है। तो वो सब लोग अपने इंतजार में हैं कि क्या डिसीजन होता है, और बीजेपी डिसीजन रोके हुए है। बीजेपी इन सभी नेताओं के साथ संवाद रोके हुए है, या इन सबको मैसेज किया हुआ कि आप बैठिए, आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान अगर होगा हम अपने कोटे से सीट देंगे जेडीयू। आपके कोटे की बिल्कुल, जो बातें हैं आप उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, ये हम सबको पता है। और ये हुँ, हमको भी एक बड़े नेता उसी अलायंस में से उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने साफ कर दिया है इस बार कि नीतीश कुमार की ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि हम आ रहे हैं तो अब चिराग पासवान नहीं रहेंगे या उपेंद्र कुशवाहा को मत रखिए, वो नहीं चलेगा। बीजेपी अपने जितने जो ये चूंकि ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी हैं तो बीजेपी इन सबको हुँ, रखेगी। जी, बेशक ये है कि किसी को कहीं 2 सीट का वादा किया है तो उसको 1 सीट दें और फिर एमएलए में ज्यादा सीटें देने की बात कहें, एमएलसी देने की बात कहें, कुछ इस तरह की बातें होंगी, फॉर्मूला होगा। लेकिन नीतीश कुमार आए या ना आए, ये जो सहयोगी है ये बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी उनको नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, सहयोगी बीजेपी के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार आएँ या ना आएँ, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे बिहार के लोग कि कब आते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वे बोलते क्या हैं? वहीं से फाटक खुला है या फाटक बंद हो गया है, इसका संदेशा मिलेगा। लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी की यात्रा स्थगित होने से यह दूसरा सिग्नल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा रहे हैं, बातचीत जारी है। आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे, आज ये आप ये हमारे ये साथ ये जुड़े। ये भी ज्ञानेश्वर जी, ये भी एक सिग्नल ही है। जो जी, सहयोगी पार्टियों से बात नहीं हो रही है, जो जी। बातचीत रोकी गई है, सीटों का बंटवारा हुँ, नहीं हो रहा है, ये हुँ, भी हुँ। एक सिग्नल है। ये भी एक जी, सिग्नल है। बिल्कुल। बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि जेडीयू के साथ सीटें तय हो जाए। हुँ, हुँ, नीतीश हुँ। कुमार की तरफ से जो बात, जिन लोगों ने भी बात की है, पता जी, है, हम लोगों को भी पता है कौन लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक बड़े नेता ने कल ही रात बताया हमको कि कौन आदमी बात कर रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। तो जी। वो बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार, अगर उन विधानसभा में कुछ उनको अच्छा वादा किया जाता है सीटों का, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। 10 लोकसभा सीट पर भी मान सकते हैं, 12 लोकसभा सीट पर भी मान सकते हैं। आज जो इस तरफ 17 सीट की जिद पकड़ के बैठे हैं, वो जी, उधर 10-12 सीट पर भी मान सकते हैं। 12-13 सीट पर भी वो समझौता कर लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बीजेपी को 3-4 सहयोगियों को एडजस्ट करना है। तो जी, सही बीजेपी बात। अभी बात नहीं कर रही है, सहयोगी पार्टियों से सीटें नहीं बाँट रही है। इस हुँ, खबर के बावजूद ज्ञानेश्वर जी कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस महीने पहली सूची लाने जा रही है, पहली लिस्ट आने जा रही है बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की, उम्मीदवार जनवरी में। जी, हुँ। 160 सीटें आने जा रही हैं, सीटों पर तय हो गया। अपने प्रदेश की भी सीटें हैं उसमें, बिहार की भी। तो वो अच्छा, इसलिए नहीं कर रही है बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार अंतिम तौर पर उनसे चीजें तय हो जाएं, तो फिर सारी चीजें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी, फिर जल्दी से जल्दी सारी घोषणाएं होंगी। तो चलिए देखते हैं नीतीश कुमार का इंतज़ार कब तक किया जाता है। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। चलते-चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।